हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का आपका एमसीक्यू सीरीज का सेशन है और आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करने वाले हैं जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस? फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन या फिर जॉब एनालिसिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 30 सेकेंड्स एंड योर 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब करी जाती है बेटा, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो प्लानिंग का ही होता है ना। यानी हम ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। अगर हम कोई काम करने चाह रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम चीज हो रही है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही देखा जाता है कि उद्देश्य क्या है इस चीज का। इसीलिए यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रूम में है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द जॉब, ह्यूमन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, फिजिकल एनवायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन या फिर टाइटल एंड लोकेशन ऑफ द जॉब। योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। देखिए, एचआरएम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग पढ़ के जाइएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो पढ़ के जाना। और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये पढ़ के जाना। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड आप लोग पढ़ के जाना। जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह एनालिसिस ये चीज़ें पढ़ के जाना। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ के जाना एचआरएम के अंदर। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना। चलिए, 30 सेकेंड्स आपके होते हैं वहाँ पे ओवर। इसका राइट आंसर है सेकंड, ह्यूमन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड द जॉब। देखो बेटा, जॉब एनालिसिस करके एक चीज होती है। क्या होती है? जॉब एनालिसिस। ठीक है। जॉब एनालिसिस करके एक चीज होती है जिसके दो पार्ट होते हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। एक बेटा इसका होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। एक होता है बेटा जॉब स्पेसिफिकेशन, जेएस। अब ये दोनों समझ लो। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब के बारे में कोई बात बताई गई हो कि कौन सी जॉब है। चेयर उठा के रखनी है, पानी पकड़ाना है, या कंप्यूटर में काम करना है। कौन सी जॉब है, किस तरीके की जॉब है, वो होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में। और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जो कैंडिडेट, जो एम्प्लॉय इंटरव्यू देने आ रहा है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जेडी का मतलब जॉब के बारे में और जेएस का मतलब एम्प्लॉयज की क्वालिटी के बारे में। आ गया समझ में? तो यहाँ से हमें जॉब स्पेसिफिकेशन पूछा था। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। कोई एम्प्लॉय है, कोई भी कैंडिडेट है, इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, साथ ही साथ उसकी क्वालिफिकेशन चेक करना जॉब के लिए, वो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिक्रूटमेंट इज वाइडली टर्म्ड एज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज, देखो, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है, सिलेक्शन नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं? आपकी ऑप्शन इट एम्स एट अट्रैक्टिंग एज मेनी कैंडिडेट एज पॉसिबल टू अप्लाई, इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, इट रिजेक्ट्स अनसुटेबल कैंडिडेट जेंटली, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, इट एम्स एट अट्रैक्टिंग एज मैनी कैंडिडेट एज पॉसिबल टू अप्लाई। देखो, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि ये रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एड डाल दी और बोला गया कि हमें जो है, सपोज करिए हमें क्लर्क की ज़रूरत है अपनी कंपनी में,
तो जो भी 12th पास कैंडिडेट है वो अप्लाई कर दीजिए। तो इतने लाखों लोग आके अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोसेस है। जितना हो सके उतने कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं, है ना, जितने हो सके उतने आते हैं। बाकी के ऑप्शंस की बात करें, इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन नेगेटिव होता है। सिलेक्शन नेगेटिव इससे बोला जाता है बेटा क्योंकि कुछ लोगों के दिल तोड़ने पड़ते हैं, यानी सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, और जो अनसुटेबल होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये काम सिलेक्शन का होता है। तो सिलेक्शन जो है वो लोगों के दिल तोड़ देता है, आधे लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको थोड़ा नेगेटिव प्रोसेस बोल दिया जाता है। और रिक्रूटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, जितने चाहे उतने लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ के जाना। ये फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है मुझे एस्टेट पीजीटी का। अंडर विच मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ ट्रेनी प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर ऑन एक्सपर्ट? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन या केस स्टडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना है, गूगल पे सर्च करिएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की लिस्ट। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा, ऑन द जॉब में कौन कौन से आते हैं और ऑफ द जॉब में कौन कौन से आते हैं, उनके नाम याद कर लीजिए। ज़्यादा अगर नहीं पढ़ा जा रहा है, टाइम नहीं है, तो उनके नाम लर्न कर लीजिए बस। आगे आप लोगों को समझ में, मैंने आपको बोल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोग लिस्ट देखना, गूगल पे सर्च करो, लिखना ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब, तो लिस्ट आ जाएगी, उसको लर्न कर लेना। 5 मिनट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा बस। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेटा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा, सबसे पहले बोला गया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। पहले तो आपको ये ढूंढना था चारों में से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा कौन सा इसमें टाइप है जहां पर जो ट्रेनी होते हैं, जिनको सिखाया जाता है, वो किसी के अंडर, किसी मास्टर या किसी एक्सपर्ट के साथ काम करके सीखते हैं, तो वो अप्रेंटिसशिप के अंदर होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और आपकी केस स्टडी ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ऑफ द जॉब। और अप्रेंटिसशिप और जॉब रोटेशन आपकी ऑन द जॉब होती है। अब मैं समझा देती हूँ, देखो मैं अभी आपको समझा दूंगी ना, तो आपको वहां पे जब आप गूगल से सर्च करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम को साथ लेकर सीखना। समझ में आ रहा है? काम के साथ सीखना। मैम, काम के साथ कैसे सीखा जाता है? जैसे आपके एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं ना, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। सपोज करिए डॉक्टर के साथ रहकर वो लोग सीखते हैं ना, पढ़ाई भी करते हैं और अपनी नाइट शिफ्ट भी करते हैं, डे शिफ्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट को भी चेक करते हैं। वो लोग पढ़ते भी है ना अपने साथ में साथ, लेकिन डॉक्टर के अंडर काम भी तो करते हैं। डॉक्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपके अंडर 10 स्टूडेंट्स हैं, आपके अंडर 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनके साथ काम करते हैं। चलो और कोई इजी एग्जाम्पल ले लो, गैराज होता है, गैराज में जाओगे किसी के साथ, तो कोई जो आपका एक्सपर्ट होगा जिसको सब कुछ आता है, तो आप उसके साथ, आपको बैठाएगा और वो दिखाएगा कि देखो ये कार ऐसे खुलती है, इसके अंदर इस तरीके का काम होता है, ये ऐसे होता है, तो आप सीख रहे हो। समझ में आ रहा है? उसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, जब आपको कोई मास्टर, कोई एक्सपर्ट आपको सिखाता हो। और देखो, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब बता देती हूँ। देखो, ऑफ द जॉब ये होता है कि काम की जगह को छोड़कर कहीं और सीखना। अब जैसे हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही सीख रहे हैं, तो ऑन द जॉब है। लेकिन हॉस्पिटल छोड़कर कहीं और सीखना, वो ऑफ द जॉब है। जैसे कि आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको नकली सिचुएशंस बता दी जाती हैं। आपको एक नकली फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जहाँ पे नकली मशीन्स होती है, फिर वहां पे आपको सिखाया जाता है कि मशीन को कैसे हैंडल किया जाता है। आपके वर्क प्लेस से बाहर कहीं जाके सीखना बेटा, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और वर्क प्लेस के अंदर ही काम को सीखना, उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब में पूछा गया था कि किसी एक्सपर्ट के अंडर कौन काम करता है, तो जो अप्रेंटिसशिप होते हैं जिसे बोलते हैं नौसिखिया। अब बेटा किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ ही तो जो बच्चा आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाला आईटीआई करता है, तो वो किसी एक्सपर्ट से ही तो सीखेगा कि बिजली की तार कैसे जोड़े जाते हैं, उसको देख देख के तो सीखेगा वो, तो उसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। बाकी में देखो गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। जॉब रोटेशन में क्या होता है, जॉब रोटेशन में सपोज करिए आज मैं बैंक में काम कर रही हूँ, तो आज मुझे कैश काउंटर पे बैठा दिया, कल को मुझे पासबुक प्रिंट करने के लिए बैठा दिया, तीसरे दिन मुझे किसी और में फॉर्म भरने वाले में बैठा दिया, तो यानी उसी जगह मैं घूम फिर रही हूँ पर किसी का गाइडेंस नहीं है मुझे। समझ रहे हो? बैंक में घूम रही हूँ उधर से उधर, लेकिन वहां पे मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, किसी का अंडर नहीं हूं मैं। आगे आपको समझ में, वो है जॉब रोटेशन। काम तो मैं सेम उसी बैंक में ही कर रही हूँ, लेकिन अलग अलग जगह पे चेंज कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी का कोई मास्टर एक्सपर्ट नहीं है मुझे सिखाने के लिए। तो इससे पूछा था कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है आपको सिखाने के लिए, तो वो नौसिखिया वाले लोगों के लिए ही होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज current and past performance relative to their performance standards is known as job evaluation, performance appraisal, human resource audit या फिर MBO. And your time starts now. चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं उनका पुराना या पूरे साल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है बेटा, उससे कंपेयर किया जाता है। याद रखना, उसके परफॉर्मेंस को, पुराना परफॉर्मेंस उसका और अभी का परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, कीवर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। उससे कंपेयर करते हैं कि भाई एम्प्लॉय ने हमारे जो हमने सोचा था उसके हिसाब से इसने काम किया या नहीं किया। ठीक है, हमने एक हाई लेवल सेट कर रखा था, यहाँ तक वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो इसके टाइप्स जरूर कर लेना, मैंने इस पे क्लास ले रखी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मैंने टाइप्स करा रखे हैं, 360 720 डिग्री, मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों करा रखा है, आप देख लीजिएगा। और जॉब इवेल्युएशन क्या होता है बेटा? देखो जॉब इवेल्युएशन जो होता है ना, वो आपकी जॉब की वैल्यू को बताता है, पोस्ट की वैल्यू। ना एम्प्लॉयज का लेना देना है, ना किसी और का लेना देना है। जो पद होता है ना, पोजीशन होती है, जो पोस्ट होती है, बस उस चीज का इवेल्युएशन जो होता है कि कितनी वर्थ है इस पोजीशन की, वो जॉब इवेल्युएशन है। आगे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट है, 360 डिग्री फीडबैक इन्वॉल्व्स विच परफॉर्मेंस अप्रेजल इवेल्युएशन बाय only the immediate supervisor, superior, peers, subordinate and customers, only the employees themselves by self appraisal, the HR department exclusively. And your 30 seconds starts now. बताइए, मैंने अभी बोला था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइप्स आपको आनी चाहिए। तो 360 के अंदर होता क्या है? 360 होता है, एक 720 भी होता है, सबसे लेटेस्ट। चलिए बेटा, इसका राइट आंसर है सुपीरियर्स, पियर्स, सबऑर्डिनेट एंड कस्टमर्स। देखो 360 डिग्री का फीडबैक वाला, ये इसमें क्या होता है, एक सर्किल होता है बेटा 360 के अंदर। सपोज करिए ये एम्प्लॉय है, तो इसको ना सब लोग इवेलुएट करेंगे, इसके परफॉर्मेंस को सब बताएंगे कि तुम काम कैसा कर रहे हो। इसके जो सुपीरियर है, इसके जो बॉस है, वो भी बताएंगे। इसके साथ बेटा जो काम कर रहे हैं वो भी इसका परफॉर्मेंस बताएंगे। इससे जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी इसके बारे में बताएंगे। जो कस्टमर्स हैं वो भी इसके बारे में बताएंगे कि आपने काम कैसा किया। यानी सब लोग इसको इवेलुएट करेंगे। इसे बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। चलिए, जॉब इवेल्युएशन इज प्राइमरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द relative worth of a job within the organization, the performance level of an employee, the training needs of a department, the promotion criteria for managers. And your time starts now. अभी मैंने आपको बोला जॉब इवेल्युएशन, तो वही पूछा गया है कि जॉब इवेल्युएशन किस लिए होता है, क्यों किया जाता है, बताइए। चलिए टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जॉब इवेल्युएशन का सिंपल सा मतलब है कि पोस्ट जो है ना, उसकी कितनी वैल्यू है, जो पद मिला हुआ है ना उसकी वैल्यू, वो चीज़ है जॉब इवेल्युएशन। कैसे मैम? सपोज करिए एक ही कंपनी में मैनेजर है, एक ही कंपनी में क्लर्क है,
तो दोनों की पोस्ट के हिसाब से उसे सैलरी मिलेगी ना, मैनेजर को ज्यादा मिलेगी, क्लर्क को कम मिलेगी। तो वही चीज इवेलुएट करने के लिए जॉब इवेल्युएशन होता है। समझ में आ रहा है कि किस पोस्ट की क्या वैल्यू है, किस पद की क्या वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपनसेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल रिवॉर्ड पेड रेगुलरली फॉर वर्क डन यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन एन आर्ली और डेयरली बेसिस। ठीक है, आ गया समझ में। सैलरी, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट, इंसेंटिव्स। चलिए मैं समझाऊंगी, 30 सेकेंड्स आपको दे रखे हैं, आप पहले सॉल्व करो, आपको क्या समझ में आया इससे। कीवर्ड पकड़ो, हमेशा घंटे के हिसाब से या डेली के बेसिस पे क्या दिया जाता है बताइए। अगर आपने कीवर्ड पढ़ लिया होता ना तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। घंटे के बेसिस पे देना है, डेली के बेसिस पे क्या दिया जाता है, मैं मजदूरी दी जाती है, वेजेस। देखो बेटा, वेजेस एक तरीके की जो है ना मजदूरी, वो हमेशा ब्लू कॉलर वालों को दी जाती है। ब्लू कॉलर वाले कौन से होते हैं, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं। उनको उनका काम हमेशा दिहाड़ी, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो सैलरी होती है बेटा, वो दी जाती है व्हाइट कॉलर वालों को, जो पेन पेपर का काम करते हैं, और इनकी सैलरी क्या होती है, मंथली मिलती है इन्हें। समझ में आ गया कि किसको आर्ली दिया जाता है। और इंसेंटिव्स जो होते हैं ना बेटा, वो बोनस होता है एक तरीके का। आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव, सपोज करिए आपको अवार्ड दे दिया, आपने अच्छा काम किया, तो ये नॉन इंसेंटिव में आ गया। इंसेंटिव में आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, बोनस दे दिया, दैट इज इंसेंटिव। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, आगे के क्वेश्चन में बताऊंगी, क्वेश्चन है से रिलेटेड। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Horizontal movement of an employee from one job to another without any significant change in salary, status or responsibility is called promotion, demotion, transfer या separation. And your 30 seconds starts now. एक एम्प्लॉय को हॉरिजेंटली मूव किया जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, लेकिन उसकी सैलरी सेम है, उसका पोजीशन सेम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सेम है, बस ट्रांसफर हुआ है खाली। जैसे आप लोगों का होता है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सेंट्रल लगा लीजिए, स्टेट लगा लीजिए, तो उन लोगों का ट्रांसफर होता है ना, हर 5 साल 3 साल पे ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन सैलरी सेम रहती है बेटा और काम भी वही रहता है। तो उसको बोलते क्या है। चलिए, इसका राइट आंसर है ट्रांसफर। अरे मैंने बता ही दिया आई थिंक आपको, कहने कहने में ट्रांसफर होता है, मैंने अभी बोला ना ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसफर ही था। देखो मैंने आंसर ही बता दिया कि जब किसी को भी हॉरिजेंटल का मतलब होता है बेटा एक ही डिपार्टमेंट में मूव करना, ये इधर 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 ही रहोगे। तो जब आप एक ही लाइन के अंदर हो तो इसके अंदर ना आपकी सैलरी चेंज होती है, ना स्टेटस चेंज होता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये काम ट्रांसफर के अंदर किया जाता है। जब आपका ट्रांसफर होता है तो ये आपके साथ यही चीज होती है, मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया देखो। और प्रमोशन जो होता है वो वर्टिकल होता है बेटा, नीचे आप क्लर्क थे, आज आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, कल आप सेक्शन ऑफिसर हो, ये प्रमोट होते हैं तो ऊपर जाते हैं। ठीक है, और डिमोट हो जाओगे तो नीचे आ जाओगे, ये चीज है। और उसमें वर्टिकल जाएंगे हम, इसमें हॉरिजॉन्टल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज टिपिकली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंसेस, मेडिकल इंश्योरेंस, पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, पीस रेट बोनस, ओवर टाइम अलाउंसेस। देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इंप्लॉयज को फ्रिंज बेनिफिट दिया जाता है, तो ये फ्रिंज बेनिफिट होता क्या है, ये आपको बताना है किस फॉर्म में होता है। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मेडिकल इंश्योरेंस, पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड। देखो फ्रिंज बेनिफिट उस तरीके का फायदा होता है जो एम्प्लॉयज को उसकी सैलरी और डीए को हटा के दिया जाए। सैलरी और डीए को हटा के जो भी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट, जैसे मेडिकल का इंश्योरेंस, पेड लीव्स, पीएफ। सैलरी को और डीए को हटाकर जो फायदा दिया जाता है एम्प्लॉयज को उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of industrial relations primarily deals with the relationship between organization and its competitors, shareholder, board of directors, management, worker and government, and consumer and marketing department. And your time starts now. चलिए टाइम इज अप। आपका ज़्यादा ही 40 सेकेंड हो जाते हैं, बट 30 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं। इसका राइट आंसर है मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ही वही है, मैनेजमेंट यानी अपनी कंपनी, वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं, और सरकार। सरकार कैसे मैम? सरकारी तो नियम बनाती है, लेबर का जो कानून होता है, लेबर लॉज होते हैं, तो वो सरकार बनाती है। तो इन तीनों के रिश्तों को अगर आप पढ़ोगे तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मेथड यूज्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू direct negotiation between management, trade union, interventions by third party arbitrator, strict order passed by the labor court, lockouts initiated by the employees. And your time starts now. कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन सा मेथड है जिसके अंदर झगड़ा सुलझाया जाता है, किन के बीच में, बताइए। मैं फिर भी आप लोगों को 40 सेकेंड्स दे देती हूँ, उससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन छोटे हैं, टाइम वेस्ट करोगे पेपर छूट जाएगा फिर। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये बोला जाता है कि देखो बिना कोर्ट जाए हुए, बिना किसी कचहरी के धक्के खाए हुए, मैनेजमेंट यानी जो कंपनी है और जो ट्रेड यूनियन है, जो मजदूरों का समूह है, वो आपस में ही जो है वो थोड़ा सा अपने झगड़े को सुलझा ले, घर की बात घर में रखी जाए, वो चीज़ है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर जो आपकी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का मतलब वो होते हैं जो मजदूरों का जो ग्रुप होता है ना, उसे ट्रेड यूनियन बोला जाता है। तो वो बैठती है और कंपनी का मालिक आके बैठता है, तो आपस में बातों को सुलझा लेते हैं। वो कहते हैं हमारी ये शिकायत है, वो कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, यानी बाहर मत किसी को बताओ, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने झगड़े कलेक्टिव बार्गेनिंग से सुलझा लो, आपस में ही सब कुछ ले दे के रफा दफा करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हेन अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी assist the disputing parties to reach a mutually acceptable agreement without imposing a binding decision. The process is called arbitration, conciliation या mediation, adjudications या collective bargaining। बताइए। Adjudication. इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि जब कोई थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट के लिए और विदाउट बाइंडिंग अ डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ढंग से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें ये बोला गया है किसी थर्ड पार्टी को बुलाया जाए आपके झगड़े सुलझाने के लिए, लेकिन विदाउट इम्पोजिंग अ बाइंडिंग डिसीजन, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन,
कंसिलेशन, अजुडिकेशन या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग? देखो इसका आंसर है कंसिलेशन या फिर मेडिएशन, सुलह करना। सपोज करिए आपस में दो भाई लड़ रहे हैं, आप एग्जाम्पल समझना, दो भाई जमीन को लेके लड़ रहे हैं, तीसरे पड़ोसी को बुलाया गया, कोई कोई दादा ताऊ ताऊ जी चाचा टाइप के वो है पड़ोस में, उनको बुलाया गया, थर्ड पार्टी को जो निष्पक्ष रहते हैं, और वो आके दोनों भाइयों को समझाते हैं कि देखो भाई भाई की तरह रहो, लड़ाई नहीं करनी चाहिए जमीन को लेके, ये चीजें मत करो। लेकिन वो विदाउट इम्पोजिंग अ बाइंडिंग डिसीजन, यानी वो अपना डिसीजन उन पे थोप नहीं सकते, वो कहे वो बस समझा के चले जाएंगे कि देखो सुलह कर लो। बाकी आप दोनों भाइयों की मर्जी है, वो चाहे तो उसकी बात मान सकते हैं, चाहे तो ना माने, उन्हें बोला जाता है कंसिलेशन या मेडिएशन। अब इसी का उल्टा होता है बेटा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि किसी निष्पक्ष को तीसरे आदमी को बुलाया जाता है, लेकिन उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब ये होता है बेटा कि उनको मानना पड़ेगा। सपोज करिए सरपंच को बुला के ले आए, सरपंच ने दोनों की बातें सुनी, फैसला सुनाया, अब ये फैसला दोनों को मानना पड़ेगा। याद रखना, जहां पे फैसला मानना पड़े वो होता है आर्बिट्रेशन, जहां पे फैसला ना मानना पड़े वो आपकी मर्जी है, मानो ना मानो, उसे बोलते हैं कंसिलेशन। और वही अजुडिकेशन का मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, फिर कोर्ट जो फैसला देगी उस हिसाब से चलो। ठीक है, आ गया समझ में? आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन का मतलब, कंसिलेशन सिर्फ आपको सलाह दे देगा, आके तीसरा बंदा आके जो निष्पक्ष होगा आपको सलाह दे देगा, बाकी मर्जी आपकी। आर्बिट्रेशन में जो तीसरा बंदा आता है उसकी बात आपको माननी पड़ेगी, जो भी वो फैसला सुनाता है उसको आपको मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू फॉर्मल रिटन एलिगेशन बाय एन एम्प्लॉय स्टेटिंग दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस? डिस्प्यूट, ग्रीवांसेस, डिसिप्लिन या फिर स्ट्राइक? बताइए, आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। ये एक तरीके का एक रिटर्न में होता है बेटा, रिटर्न में एक दी जाता है। अब मैं आंसर ना बोल दूं समझाने के चक्कर में, इसीलिए पहले कर लो। चलिए योर टाइम इज अप, 30 सेकेंड्स काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड योर राइट आंसर इज ग्रीवांसेस, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें ये बोला गया है, एक कागज पे आपको लिख के देना है। कौन देगा मैम? एम्प्लॉयज देंगे, कर्मचारी, कि भाई उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या उनकी सैलरी नहीं दी जाती, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको ग्रीवांसेस बोला जाता है, यानी शिकायत करना। शिकायत, तो शिकायत वो किस पे करते हैं? एक लिखित पेपर पे करा जाता है। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है। स्ट्राइक तो हड़ताल होती है, तो वो लिखित में देने की जरूरत नहीं है, बट लिखित में क्या चीज दी जाती है? शिकायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच लेबर रेम्यूनरेशन सिस्टम इज एन एम्प्लॉय पेड बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड रेदर देन द टाइम स्पेंड ऑन द जॉब? टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, फिक्स सैलरी या फिर फ्रिंज बेनिफिट? चलिए 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। चलिए बेटा, इसका राइट आंसर है आपका पीस रेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्वेश्चन पढ़ो आप, पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर जो लेबर होते हैं ना, लेबर, उनको जो है पैसा या पेमेंट की जाती है, इस बेसिस पे की जाती है कि उन्होंने कितना बनाया है सामान, ना कि कितना टाइम उन्होंने लगाया है। यानी टाइम के बेसिस पे नहीं दे रहे कि 4 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, उसके हिसाब से पैसे दिया जा रहा है, नहीं। उन्हें ये देखना है कि कितने यूनिट बनाए उन्होंने। सपोज करिए टेडी बेयर की फैक्ट्री, तो वो ये देखेंगे कि आज उसने पूरे दिन कितने टेडी बेयर बनाए, 100 बनाए, 200 बनाए, 300 बनाए, उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। उसे बोलते हैं पीस रेट सिस्टम। वही अगर टाइम रेट सिस्टम की बात करूँ तो बेटा टाइम रेट सिस्टम के अंदर टाइम देखा जाता है कि उसने पूरे दिन में 12 घंटे काम किया, 13 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, तो घंटे के हिसाब से जहाँ पैसे दिए जाए वो टाइम रेट सिस्टम है। जहां आपने कितना यूनिट बनाया है उसके हिसाब से दिया जाए तो पीस रेट सिस्टम है।
चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडर विच, एक मिनट रुक जाओ। ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए थे, तो इसीलिए ये ऐसे आ रहे हैं पेजेस पे। क्वेश्चन है अंडर विच, हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो मैंने शायद आप लोगों को ये वाला भी करवाया है। हाँ, ये कराया तो है मैंने आप लोगों को। देखो मैथड से दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। Under which performance appraisal method are employees compared directly against one another, ranking them from best to worst? Your options are graphing rating scales, straight ranking method, critical incident method या फिर behaviorally anchored rating scales. चलिए, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब ये भी मैं करा चुकी हूँ, मेथड तो मैंने आपको कराए हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड के अंदर है, ग्राफिंग रेटिंग बिहेवियरल, तो आई थिंक आपको मॉडर्न के अंदर आता है। ये मैं करा चुकी हूँ, आप करो। ये मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसका, अगर आपको याद हो तो। चलिए, इसका राइट आंसर है बेटा आपका यहाँ पर स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। मैंने आपको बिग बॉस वाला एग्जांपल दिया था ना इसमें, जिसने क्लास देखी होगी। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको नंबर वाइज दिया जाता है कि सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, उसको नंबर 1 पे, उससे कम 2 पे, 3, 4, 5। बिग बॉस में ऐसे ही तो रेट करते थे कि भाई सबसे अच्छा कौन खेल रहा है तो उसको नंबर 1 पे रखो। मतलब आपस में ही डिस्कस करके फर्स्ट से लेके 10 तक वो रैंकिंग देते हैं, बेस्ट टू वर्स्ट, सबसे अच्छे से सबसे खराब तक। उसे बोलते हैं स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। बाकी आप लोग जाके क्लास ले लो, सारा कुछ समझा रखा है इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का आपको ऑब्जेक्टिव बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसके अंदर ना दो टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। देखो बेटा, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है एडिंग हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑटोनॉमी टू द जॉब, सेकेंड ऑप्शन। देखो दो होते हैं, एक तो होता है जॉब एनलार्जमेंट, एक होता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है आपके पास काम का बर्डन बढ़ा देना। सपोज करिए मैं किसी बैंक में थी जहां मेरा सिर्फ काम था पासबुक प्रिंट करना। अब मुझे बोला गया कि पासबुक के साथ साथ जो है वो आप लोगों के फॉर्म भी भरवाओगी, यानी मेरा काम बढ़ा दिया। उसे बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। वही दूसरा होता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट के अंदर बेटा आप लोगों को ना आज़ादी दी जाती है कि आप डिसीजन ले सको, आपके पास ऑटोनॉमी है, आपको जिम्मेदारी वाला काम दिया जाता है ताकि आप करो, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करो, ताकि कल को अगर आपको अच्छी पोस्ट मिले तो आप संभाल सको। दैट इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल लेवल कंपनसेशन दैट इज हेविली टाइड टू द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। डेली वेजेस, स्टॉक ऑप्शन, पीस रेट बोनस या फिर ओवर टाइम अलाउंसेस। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन।
चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्टॉक ऑप्शन। देखो इसमें क्या होता है, मैनेजेरियल लेवल का कंपनसेशन होता है। अब देखो भाई, वेजेस हो गए, उनको बोनस दे दिया, एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे दिया, कुछ और दे दिया, अलाउंसेस दे दिए। लेकिन जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजेरियल लेवल के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है, उनको कैसे कंपनसेट करोगे? उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए होता है मैम स्टॉक ऑप्शन, ESOP। यानी उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना कंपनी के, उनको बहुत ही कम रेट पर या सस्ते पर कंपनी के शेयर्स, स्टॉक का मतलब शेयर्स दे दिया जाता है। और ये जो शेयर्स होते हैं वो उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टाई टू द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। ठीक है, इसीलिए उनको क्या करते हैं, उनको अब कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम रेट पे उनको दे दिए जाते हैं, एज अ बोनस समझ के या कुछ भी समझ के दे दिए जाते हैं। ठीक है भाई, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशन वेयर मैनेजमेंट क्लोजेस द वर्कप्लेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन वर्कर्स ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज नोन एज स्ट्राइक, ग्रीवांसेस, लॉकआउट या ले ऑफ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉकआउट। देखो ये क्या होता है, हर बार ये आपने तो हर बार टीवी में या हर जगह यही सुना होगा ना कि मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं। अब की बार जो है वो कंपनी हड़ताल पे गई है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में ये बोला गया हुआ है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंपनी जो है वो ताला लगा देती है गेट पर, और वर्कर्स को कहती है जाइए टाटा बाय बाय, हमें कोई काम नहीं करवाना। ये क्यों होता है, इसे बोलते हैं लॉकआउट। देखो हर बार ये जरूरी नहीं होता कि मजदूरों का ही कुछ सुना जाए या मजदूरी हड़ताल करे। कई बार कंपनी जो होती है ना, अपनी शर्तें मनवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, मजदूरों पे प्रेशर डालने के लिए वो लोग क्या करती है, कंपनी के गेट पे ताला लगा देती है और कंपनी जो वर्कर्स हैं उनको अंदर आने नहीं देती। उसको लॉकआउट बोला जाता है। इसी का उल्टा अगर बात करो, स्ट्राइक, तो स्ट्राइक में जो होते हैं वो जो लेबर होते हैं, मजदूर, वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी शर्त मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसका एक छोटा टर्म है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी बंद कर देती है, अपना जो मैनेजमेंट है वो कंपनी बंद कर देती है, ताकि जैसे सपोज करिए उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है या मंदी आ चुकी है बाजार में, तो कुछ टाइम के लिए वो क्या कहती है कि ताला लगा देती है और कहती है आप लोग वर्कर्स को कि आप कुछ टाइम के लिए अब काम नहीं है। दैट इज कॉल्ड ले ऑफ। तो लॉकआउट आपको अब आ गया होगा समझ में कि जब मैनेजमेंट अपनी बात या शर्त पूरी करवाने के लिए मैनेजमेंट कंपनी को ताला लगा दे और वर्कर्स को काम ना करने दे, उसे बोलते हैं लॉकआउट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the process of filtering and discarding unsuitable applicants while identify the most qualified individual for a job? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन या फिर प्लेसमेंट। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज सिलेक्शन। ये तो सबको पता चल गया होगा कि जब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जब लोग कैंडिडेट्स जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से छांटना और अनसुटेबल जो कैंडिडेट सही नहीं उनको हटा देना और अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड लोगों को जॉब पे सेलेक्ट करना, उसका काम होता है सिलेक्शन का। रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन जारी करते हैं, एडवर्टीजमेंट जितने हो सके लोग अप्लाई करो। देखो इंडक्शन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडक्शन का मतलब होता है बेटा, ओरिएंटेशन भी नाम है इसका, याद रखिएगा, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंपनी के अंदर नए आदमी आते हैं, नए एम्प्लॉयज आते हैं, कर्मचारी, तो उनको ना इंट्रोड्यूस किया जाता है, पुराने एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, उसका काम है इंडक्शन। ठीक है,
फिर होता है प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया ना कि जॉब के लिए कंपनीज जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, हर जगह जाती है, तो वहां से लोगों को लेकर आती है, बच्चों को लेके आती है। जैसे बीटेक एमबीए आपके बच्चे जो होते हैं उनके कॉलेज में जो है ये कंपनीज जाती हैं, वहाँ इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का और उन्हें सेलेक्ट करती है, अपनी कंपनी में जॉब देती है, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था। एचआरएम के एमसीक्यूज, आई होप आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहीं से आए और इसी टॉपिक से आए। देखो क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, टॉपिक से मतलब होता है। आपको टॉपिक आना चाहिए, क्वेश्चन तो चेंज भी हो जाएगा ना, तो फिर आप कैसे करोगे अगर चेंज हो जाएगा तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉपिक पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे। एमसीक्यूज रटोगे तो अगर चेंज कर दिया तो फिर नहीं कर पाओगे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।